अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। हमारा लेक्चर नंबर 12 है बेसिकली आज क्रोमेटोग्राफ़ी पर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा कि क्रोमेटोग्राफ़ी क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, वो 5 प्रिंसिपल्स थे, वो भी मैं आपको एंड में यहाँ पर लिख के दिखाऊँगा रिवीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी को डिटेल में डिस्कस किया, उसकी टाइप्स, अब्जॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफ़ी। ठीक है, सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ़ी को एक ही लेक्चर में मगर डिटेल लेक्चर में हमने तमाम उसके तकरीबन 7 से 8 टॉपिक जो बनते थे हमने उसको डिस्कस किया डिटेल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफ़ी को। हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफ़ी क्या होती है, ये भी एक क्रोमेटोग्राफ़ी की टेक्निक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये क्रोमेटोग्राफ़ी, यानी कि ये सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक कॉलम क्रोमेटोग्राफ़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेपरेशन टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है वो कॉलम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कॉलम जो यूज़ किया जाता है मैं उसको आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉलम होता है, यहाँ पर हमारा एक स्टॉपर लगा होता है जो हमें रेट ऑफ फ़्लो जो है उसको कंट्रोल करने में मदद देता है। तो ये हमारे पास कॉलम होता है। कॉलम जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो 1:10 रेशो का होता है। अब 1:10 रेशो क्या है कि अगर इसकी विड्थ, ये जो चीज़ है, अगर ये 1 होगी, ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसकी, ये जो लेंथ है कॉलम की, ये हमारे पास 10 होगी। समझ में आ गया? यानी कि सिंपल सा रूल है, अगर यहाँ पर 2 आप लेंगे इसकी विड्थ तो हमारे पास जो लेंथ होगी कॉलम की वो हमेशा 20 होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये कॉलम की लेंथ और विड्थ का रेशो होता है। अगर इसके बाद हम बात करें कि कॉलम क्रोमेटोग्राफ़ी में जो हम कॉलम यूज़ करते हैं और स्टेशनरी फेजेज़, मोबाइल फेजेज़, इनको हम किस तरह यूज़ और फिल करते हैं, तो चले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉलम क्रोमेटोग्राफ़ी में आप एक कॉलम लेते हैं। ठीक है, ये कॉलम, ये आपका कॉलम आ गया। ठीक है, ये आपका कॉलम आ गया। इसके यहाँ पर आपने लगाया होता है स्टॉपर। ठीक है, जो आपके रेट ऑफ फ्लो में मदद देता है, जो रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने में मदद देता है। उसके बाद आपने यहाँ पर ना इस जगह पर कॉटन फिल करना होता है, ताकि जो आपका ऊपर आपने एड्जॉर्बेंट स्टेशनरी फेज़ डाला होता है या मोबाइल फेज़ है वो डायरेक्टली यहाँ पर लीच आउट ना हो जाए, लीक ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बेसिकली अभी तक क्या क्या यूज़ कर लिया, एक आपने कॉलम यूज़ कर लिया। ठीक है, एक आपने यहाँ पर कॉटन प्लग कह लें इसे भी, ये आपके पास एक प्लग है जो आपको रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल करने में मदद देता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लेना होता है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने स्टेशनरी फेज़ लेना होता है जिसे हम एड्जॉर्बेंट भी कह लेते हैं, एड्जॉर्बेंट भी कह लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लेना होता है, स्टेशनरी फेज़। ये आपका स्टेशनरी फेज़ फिल हो रहा है। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ बेसिकली क्या करता है, ये एक एड्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है। एड्जॉर्बेंट का काम मैं अभी आपको, जब हम इसमें मोबाइल फेज़ और कंपोनेंट का मिक्सचर डालेंगे, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। ये आपका सबसे पहले आपने यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ यूज़ करना है। अब जो हमारे पास लोग नए जुड़े हैं, इसी वीडियो से जुड़ेंगे, उनके लिए मैं बताता चलूँ स्टेशनरी फेज़ और स्टेशनरी फेज़, एस फॉर स्टेशनरी, पी फॉर फेज़, और एक होता है हमारे पास मोबाइल फेज़। ये दो मेन होते हैं हमारे पास किसी भी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में। जो स्टेशनरी फेज़ होता है, स्टेशनरी का मीन होता है मोशनलेस। तो हमारे पास दैट फेज़ कैन नॉट मूव इन कॉलम, कैन नॉट मूव इन कॉलम, वो कॉलम में मूव नहीं कर सकता, वो यहाँ पर फिक्स रहेगा। आप भी देखेंगे ये कि यहाँ पर मूवमेंट ये शो नहीं करेगा। उसके बाद जो मोबाइल फेज़ होता है, मोबाइल आप कहते हैं जो चीज़ हरकत में रहे। ठीक है, तो वो फेज़, डैट फेज़
that can move in column, यानी कि वो कॉलम में अब नीचे ऊपर से नीचे की तरफ इजीली मूव कर पाए। तो ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ की एक थोड़ी सी रिवीजन हो गई। इस पर मैंने एक स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ पर पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्रोमेटोग्राफी पर, वो जाकर आप देख सकते हैं इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसके बाद आपके पास वो मिक्सचर मौजूद है जो आपको एग्जामिनर कहता है कि जी एक मिक्सचर हमारे पास है, एक बीकर में दिया था उसने आपको, ठीक है। वो मिक्सचर वो कहेगा कि आप सेपरेट करके दें, ठीक है। वो मिक्सचर वो कहता है कि सेपरेट करके दें कि ये मिक्सचर है आपके पास इस बीकर में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स डेट आर टू बी सेपरेटेड, जिनको आपने सेपरेट करना है, ठीक है। इसमें वो मिक्सचर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे कि इस मिक्सचर को उठाएंगे और इसकी एक लेयर जो है इसमें बना देंगे, ठीक है। ये मिक्सचर की एक लेयर बना दिया आपने। अब मिक्सचर क्या करेगा? इस कॉलम के नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, मगर उससे पहले आपने जो आपके पास सॉल्वेंट मौजूद है, सॉल्वेंट या जिसे आप मोबाइल फेज़ भी कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डालना है और ठीक है वो यहाँ पर डाल देना है। अब सॉल्वेंट को आप इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक और नाम भी देते हैं। पहले आप मोबाइल फेज़ तो कह रहे हैं, मोबाइल फेज़ तो आप कह ही रहे हैं, मगर यहाँ पर एक और नाम भी दिया जाता है सॉल्वेंट को, वो होता है इल्यूएंट। इसका मैं एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा एलियूएंट और एलियूएंट कंपोनेंट्स पर, तो आपने इसका बॉदर नहीं करना। फिलहाल आप मोबाइल फेज़ को यहाँ पर ज़हन में रखें। अब आप जानते हैं कि जो मोबाइल फेज़ है वो मूवमेंट शो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जब वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूवमेंट शो करवाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको पता है कि जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, जब मोबाइल फेज़ मूवमेंट शो करवाता है तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि व्हेन मोबाइल फेज़ मूव्स, ठीक है, देन कंपोनेंट्स सेपरेटेड। अच्छा, यहाँ पर ये बात अगर मैं आपको ना बताऊँ इसको खोल कर तो आपको नहीं समझ आएगी कि मोबाइल फेज़ यहाँ से इसके भी नीचे मिक्सचर है जहाँ जो कंपोनेंट उस हमने सेपरेट करने हैं उसके ऊपर मोबाइल फेज़ मौजूद है और स्टेशनरी फेज़ उन सब के नीचे मौजूद है। तो आपने यहाँ पर ये सोचें कि मोबाइल फेज़ की मूवमेंट से उस जो स्टेशनरी फेज़ है उसमें हमारे कंपोनेंट्स किस तरह सेपरेट होंगे। तो व्हेन मोबाइल फेज़ मूव्स द कंपोनेंट सेपरेटेड, उसकी वजह ये होती है ड्यू टू डिफरेंट अफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज़। अब अफिनिटी क्या होती है? जब हमारे जो कंपोनेंट्स जो हमने सेपरेट करने हैं वो मोबाइल फेज़ के साथ नीचे को फ्लो करते हैं, तो जो हमारे स्टेशनरी फेज़ जिसे हम एडजॉर्बेंट भी कहते हैं, एडजॉर्बेंट का मतलब पता क्या होता है? ठीक है, एक टर्म होती है हमारे पास एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेंट का मतलब होता है द स्पीशी दैट अलाउ टू एडजॉर्ब कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑन इट। अच्छा, एडजॉर्ब का क्या मतलब है? अब मैं जो ये देखें, एक मैं लगाता हूँ यहाँ निशान, मैंने एक निशान लगाया यहाँ पेपर पर, ठीक है। अब इस पेपर पर जो मैं निशान लगाया है वो इस पेपर पर एडजॉर्ब्ड हुआ है। एडजॉर्ब्ड का मतलब ये है कि जो इस पेपर इस मार्क का निशान का जो कंटेक्ट है वो ओनली टू सरफेस है, ठीक है। यानी कि इंटरेक्शन है इसका, इंटरेक्शन टू सरफेस ओनली, ठीक है। यानी कि ये इसकी सरफेस, पेपर की सरफेस पर ही मौजूद है, ना कि इसके अंदर चला गया। इसके बरकस हमारे पास एक और टर्म होती है अब्जॉर्ब, ठीक है। वो टर्म हमारे पास क्या होती है? अब्जॉर्ब्ड।
अब्जॉर्ब का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर मार्क लगाऊं तो ये पेपर के ऊपर ना रहे, ये पेपर के अंदर चला जाए, ठीक है, विद इन द सरफेस चला जाए, तो ये हमारे पास अब्जॉर्बेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टेशनरी फेज अब्जॉर्बेंट होता है। तो जो स्पीशीज हैं, सॉरी कंपोनेंट्स हैं जिन जो मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद हैं, वो इस स्टेशनरी फेज की सरफेस पर आकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक स्टेशनरी फेज है ना, तो हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं डिफरेंट अफिनिटीज़ रखते हैं। अफिनिटी का मतलब होता है कशिश, कि मतलब स्टेशनरी फेज के कौन से एरिए के साथ किस एरिए में आकर वो अब्जॉर्ब होने की कशिश या कुव्वत रखते हैं। तो हमारे पास स्टेशनरी फेज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एक ही कंपोनेंट्स, एक ही टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, वो स्टेशनरी फेज के साथ यूँ आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जो एक ही किस्म के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, वो एक एरिया में आकर जो स्टेशनरी फेज है उसके आकर यहाँ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, तो स्टेशनरी फेज के फिर कुछ एरिए में एक तरह के कंपोनेंट्स वो इस तरह आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे भी हमारे पास यही इस तरह आकर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास बैंड बन जाएंगे, ठीक है, बैंड बन जाएंगे डिफरेंट कलर्स के, क्योंकि हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट कलर्स में। तो हमारे पास एक इस तरह देखें कि हमारे पास जब सॉल्वेंट ने मूव किया तो एक बैंड कंपोनेंट्स का हमारे पास यहाँ बन गया, ठीक है। फिर एक बैंड जो था वो हमारा इसके नीचे बन गया डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है। डिफरेंट एरियाज़ में हमारे कंपोनेंट्स बनते जाएंगे। जब डिफरेंट एरियाज़ में हमारे कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर है वो बनता जाएगा, तो हमें पता चलने लग जाएगा कि बैंड जो बन रहे हैं ये कंपोनेंट से सेपरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर येलो है ना, तो अब आपको एक चीज़ मैं बताना शुरू में भूल गया कि ये हमने कॉलम तो खड़ा कर दिया, ये क्या हवा में खड़ा है? नहीं, ये कॉलम हमने स्टैंड के साथ खड़ा करना होता है। ये आ गया हमारा स्टैंड, ये हमारा एक स्टैंड होता है जो कि इसको पकड़े हुए होता है, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से, ताकि हमारा ये जो कॉलम हमने लगाया है ये गिरे ना, ठीक है। इसके नीचे हमने रखे होते हैं बीकर, बीकर रखे होते हैं हमने 3 क्यों रखे होते हैं कि हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट बीकर्स में इकट्ठा करना होता है, ठीक है, सेपरेट करना होता है। अगर हम एक ही बीकर में लेंगे तो ये कंपोनेंट्स फिर मिक्सचर की फॉर्म में हो जाएंगे, फिर हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3 किस्म के बीकर लेते हैं। सबसे पहले एक बीकर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा कंपोनेंट येलो वाला, ठीक है, सबसे पहले नीचे आएगा। तो यहाँ पर हमारा येलो वाला फिल हो गया आकर, फिर हमने इसको उठा लेना है और फिर हमने एक और बीकर रखना है, ठीक है, एक और बीकर रख लेना है, वो होगा हमारा इसी कलर का, ठीक है। वो कंपोनेंट जब ये येलो नीचे से निकल जाएगा, हम ये इस प्लग को लूज़ करेंगे रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बीकर है ये फिल हो जाएगा येलो वाला, फिर हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। और जब ये नीचों को आएगा तो हम इस बीकर में इसको फिल कर लेंगे। तो हमारे पास ये कंपोनेंट बी, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ ये हमारे पास कंपोनेंट ए है, ठीक है, और ये हमारे पास कंपोनेंट बी है। अब तीसरा कंपोनेंट हमने सेपरेट करना है, वो भी इसी तरह इसको उठा लेंगे सेकंड को, और फिर हम तीसरा बीकर रख देंगे इसके नीचे। अब तीसरा बीकर जब रखेंगे हम, तो हमारे पास जो है तीसरा कंपोनेंट वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये लेट अस सपोज मैं इसे कहता हूँ ये मेरे पास कंपोनेंट सी था। तो इस तरह हम बीकर्स को चेंज कर कर अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ये था हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है। तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैंने एब्जॉर्बेंट का बता दिया, ठीक है। एक और चीज़ भी होती है मेरे पास जो इसके रिलेटिव तो नहीं है, मेरे अभी जहन में आई है, शायद बाद में जहन में ना आए तो आपके काम आ जाए। तो इस एक होता है हमारे पास टर्म सपोर्ट। जब हम बात करते हैं ना कि स्टेशनरी फेज की एब्जॉर्बेंट की, तो एब्जॉर्बेंट के साथ एक सपोर्ट भी मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें पढ़ाया था आपको कि जब हम किसी एंटीबॉडी को हम मिक्सचर में से सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्लड होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इम्प्योरिटीज़ होती हैं ब्लड में, तो हम जब उसको सेपरेट कर रहे होते हैं क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से, तो एक होता है हमारे पास ये स्टेशनरी फेज, ठीक है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है, एंटीजन कहते हैं। एक होता है हमारे पास जो उस शेप पर आकर, ठीक है, डायरेक्ट फिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन हमें हेल्प आउट करता है एब्जॉर्ब करने में एंटीबॉडी को। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्बेंट या स्टेशनरी फेज,
ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ अटैच होती है इस तरह की, उसे हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। जो एंटीजन को सपोर्ट किए हुए होता है और पकड़े हुए होता है कि वो अपनी जगह पर फिक्स रहे, और यानी कि एंटीजन यानी कि स्टेशनरी फेज को सपोर्ट कर रहा है ये चीज़, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो हमारा कंपोनेंट है जिसे हमने सेपरेट करना है होता है, तो वो आकर इस पर अटैच होता है, और फिर जब हम बफर की जो कैपेसिटी, बफर सोल्यूशन की कैपेसिटी होती है उसे चेंज करते हैं, तो वो आकर हमारे पास इसको चेंज कर देता है, और यहाँ से ये डीअटैच हो जाता है, और हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कि वो सेपरेट हो जाती हैं। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम इसको, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम इस तरह की स्पोर्ट को भी पढ़ चुके हैं। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी को देखा, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।